हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द प्रिविलेजेस अंडर आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस का ऑफिशियल नेम है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट? मेन क्वेश्चन ये था कि जो आर्टिकल 105 और 194 है, this article 105 is related to the power privileges of the parliament and 194 is related to the privileges of the legislature of the states and the members. So क्या ये privileges प्रोटेक्ट करती हैं ऐसे मेंबर को जिसने पार्लियामेंट में वोट करने के लिए या किसी स्पीच के लिए ब्राइब ली है, रिश्वत ली है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोर्ट के सामने था। वुड ए लेजिस्लेचर हु रिसीव ए ब्राइब टू कास्ट ए वोट इन ए सर्टन डायरेक्शन और स्पीक अबाउट सर्टन इशू बी प्रोटेक्टेड by the parliamentary privileges under article 105 and 194? सो इस कोर्ट के इस इशू के बारे में जो जजमेंट था उसको समझने से पहले हम देखेंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो जजमेंट है क्यों आया। तो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ से कि जो 10th लोकसभा थी, 10th लोकसभा, उसके इलेक्शन हुए 1991 में, जिसमें रिजल्ट इस तरीके से था कि जो कांग्रेस थी उसके पास टोटल जो मेजोरिटी जो लाइन होती 272 वो नंबर नहीं थे, तो इन्होंने वहाँ माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई। माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब जो आपका 50% प्लस वाला फॉर्मूला है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इतने नंबर इनके पास नहीं थे। और जो पीएम थे उस समय वो बनाए गए पीवी नरसिम्हा राव, पीएम पीवी नरसिम्हा राव। कुछ दिनों बाद इस गवर्नमेंट के खिलाफ आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। आपको पता है ये पार्लियामेंट्री टूल है जो ओपोजिशन लेके आ सकता है कि गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके पास लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके पास 50% प्लस 1 मेंबर नहीं है। तो ये प्रूव करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब इनके सामने आता है तो कांग्रेस गवर्नमेंट को केवल 14 सीट चाहिए होती है, 14 मेंबर अगर उसके फेवर में आ जाएं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर सकती हैं। सो टू डिफीट द नो कॉन्फिडेंस मोशन विच वॉज ब्रोट अगेंस्ट द नरसिम्हा गवर्नमेंट रिक्वायर्ड जस्ट 14 मेंबर्स। और जब वोटिंग होती है तो वोटिंग का रिजल्ट इस तरीके से आता है कि कांग्रेस के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके अगेंस्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट 265 वोट आते हैं अगेंस्ट में, और 251 नो कॉन्फिडेंस के फेवर में आते हैं। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर देती है और गवर्नमेंट बच जाती है। अब इसमें मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, जाननी है, वो ये है कि इसके अंदर कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेंबर्स होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल अजीत सिंह फैक्शन, इनके कुछ मेंबर्स होते हैं जो इस नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट में वोट करते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो सारे ही मेंबर ऑल वोटेड अगेंस्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड ये जो JDAS है अजीत सिंह, इसमें से कुछ मेंबर इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट करते हैं, बट एक मेंबर अजीत सिंह एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ये एब्सटेन हो जाते हैं, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। अब ये जो वोटिंग हुई इसके खिलाफ में बाद में जांच होती है कि ये जो मेंबर्स हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेंबर और अजीत सिंह फैक्शन जो है जनता दल के, इन्होंने रिश्वत लेके वोटिंग की है और पीवी नरसिम्हा राव ने सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज़ इनको दिए हैं कि ये इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट करें। तो ये बात चली जाती है, जांच होती है, CBI स्पेशल जज के पास जाती है, और जो एक्यूज होते हैं, ये जितने भी एक्यूज हैं, पीवी नरसिम्हा राव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो JDAS, ये सब लोग जाते हैं हाई कोर्ट। दे वेंट टू हाई कोर्ट टू क्वेश द चार्जेस, बट हाई कोर्ट डिसमिस्ड। हाई कोर्ट डिसमिस कर देता है। उसके बाद इसकी अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस 1998 का है, जिसका नाम है पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ 1998। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है अगेन, जो आज आपके सामने है, कि 105 और 194 ये जो आर्टिकल्स हैं, इसमें क्या उन लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा जिन्होंने रिश्वत लेके वोटिंग की है हाउस के अंदर? तो सुप्रीम कोर्ट उस समय 1998 में, आज से करीब 25-26 साल पहले, ये जजमेंट देता है
और थोड़ा सा ये पैराडॉक्स इसके अंदर होता है कि जिन मेंबर्स ने ब्राइब ली है और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वोट कर दिया है, मानो ए ने ब्राइब ली बी से कि मैं आपके लिए वोट करूंगा, तो ब्राइब लेके अगर बी के लिए ही वोट कर दिया तो आप यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर नॉट लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ ब्राइबरी। बट दूसरा ये बताया कि जिन मेंबर ने ब्राइब ली है बट वोट नहीं किया, कि पैसे लेके भी वोट नहीं किया एज पर द एग्रीमेंट, तो ये लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आर्टिकल 105 के अंदर जो प्रिविलेज है उनका। तो इट मीन्स these people are not liable to be prosecuted, and this person Ajit Singh shall be liable to be prosecuted because he took the bribe and have not voted as per the agreement between the bribe taker and bribe giver। तो ये जजमेंट था उस समय। अब बात ये सेटल था, केस इस तरीके से होगा। उसके बाद क्या होता है 2012 के अंदर अगेन ऐसा ही एक इशू होता है और जिससे ही जो अभी का जो जजमेंट है वो जुड़ा हुआ है। सो 2012 के अंदर ये इलेक्शन होने हैं राज्यसभा के सीट्स के लिए। 2012 इलेक्शन फॉर राज्यसभा सीट फ्रॉम झारखंड, 2 सीट के लिए इलेक्शन होने थे। अब आपको पता है राज्यसभा की सीट्स में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड, इन्होंने वोटिंग की और इसमें एक मेंबर थी उस समय सीता सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर का नाम है शिबू सोरेन और शिबू सोरेन के बेटी की वाइफ है सीता सोरेन। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से की जो पार्टी है वहीं से एमएलए थी जिन्होंने वोटिंग की इस राज्यसभा सीट के इलेक्शन में। एलिजिडली इन्होंने भी ब्राइब ली एक इंडिपेंडेंट मेंबर से, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया राज्यसभा की सीट के लिए, और इन इंडिपेंडेंट मेंबर से ब्राइब लेने के बाद इन्होंने इनको वोट नहीं किया। इंस्टेड इन्होंने वोट किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक कैंडिडेट को। अब ये मामला जब सीबीआई के पास जाता है कि इन्होंने ब्राइब ली है, इसकी जांच हुई, फिर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को भी डिसमिस कर दिया। ये इलेक्शन फिर दोबारा हुआ, अगेन सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के लिए वोटिंग की। क्रिमिनल चार्जेस को क्वैश करने के लिए सीता सोरेन जाती हैं हाई कोर्ट। अगेन सेम टू सेम जो पीवी नरसिम्हा राव मामले में हुआ वही हाई कोर्ट जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीवी नरसिम्हा राव में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 105 में जो प्रिविलेजेस हैं उसका प्रोटेक्शन मिलता है। हाई कोर्ट डिक्लाइन ऑन द बेसिस ऑफ पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट। पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट के बेसिस पे ही हाई कोर्ट ने इस जो चार्जेस हैं इनको क्वेश्चन करने के लिए डिक्लाइन कर दिया। बिकॉज पीवी नरसिम्हा राव में अगर आपको याद हो तो ये बताया था कि अगर आपने ब्राइब ली और आपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वोटिंग नहीं की तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ इनको ये प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। देन शी अप्रोच्ड टू हाई कोर्ट। सीता सोरेन मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं और ये मामला है 2014 का। 2014 ये अब आगे चलेगा 2 जजेस के बेंच 5 जजेस से। तो सबसे पहले यहाँ 2 जजेस बेंच के सामने ये मामला जाता है। तो 2 जजेस की बेंच ये कहती है कि दिस इज़ ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ किसी एक पर्टिकुलर प्रोविज़न की, किसी एक पर्टिकुलर क्लोज की इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो इसे लार्जर बेंच को भेजना चाहिए। 2019 में इसे 3 जजेस की बेंच के पास भेजा गया, 3 जजेस की बेंच के पास। अगेन 3 जजेस ने क्या बोला, इट इज़ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट शुड बी रेफर्ड टू ए लार्जर बेंच। देन इट वेंट इन 2023 टू 5 जजेस बेंच, और 5 जजेस बेंच ने ही यहाँ ये बात पहली बार कही कि द करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट इन पीवी नरसिम्हा राव शुड बी चेक्ड कि मतलब पीवी नरसिम्हा राव में जो जजमेंट आया था उसकी करेक्टनेस के ऊपर हमें वापस से कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज आपने सुना होगा कि जब कोई जजमेंट, पीवी नरसिम्हा राव जो जजमेंट था उसके अंदर 5 जजेस थे, तो जो कम जजेस की बेंच होती है, स्मॉलर बेंच होती है, वो डिसएग्री नहीं कर सकती लार्जर बेंच के डिसीजन को। तो इसलिए 5 जजेस को भेजा गया और 5 जजेस की बेंच भी उस जजमेंट को ओवर रूल नहीं कर सकती, बट इट कैन डाउट द करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट। सो इट रिकमेंडेड और रेफर टू द 7 जजेस। और अब ये 2024 में 7 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया। 7 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले में अगेन क्वेश्चन वही पीवी नरसिम्हा वाला कि 105 और 194 जो आर्टिकल्स हैं इनके अंदर जो प्रिविलेजेस हैं वो क्या उन लोगों को भी मिलेंगी जिन्होंने ब्राइब ली
और ब्राइब लेके एज पर द एग्रीमेंट वोट कर दिया। सो नाउ लेट अस मूव टू द जजमेंट। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, काफ़ी लेंथी जजमेंट है ये। इस जजमेंट में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनके अंदर उनका स्कोप क्या है, उनका एक्सटेंट क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया फंक्शनल एनालिसिस ऑफ privileges under article 105 and corresponding article 194 for the state legislatures. Then the court discussed the twofold test which is used to define the scope and extent of parliamentary privileges under article 105 and 194. तो ये दो टेस्ट क्या है, necessity test to claim and exercise privileges और parliamentary privileges एज एन कलेक्टिव राइट ऑफ हाउस। तो ये दो चीज़ें हम देखेंगे जब भी हमारे सामने क्वेश्चन होगा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को प्रोटेक्ट करती हैं कि नहीं। तो लेट्स डिस्कस द फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस विच वाज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो फंक्शनल एनालिसिस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 105 का कंटेंट क्या है। तो 105 अगर आप देखेंगे बेयर एक्ट को तो इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है दैट द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस। उसके बाद लिखा है दैट ए मेंबर शैल नॉट बी लायबल इन फ्रंट ऑफ एनी कोर्ट फॉर वॉट एवर ही वोटेड और सेड इन द पार्लियामेंट। तो उन्होंने जो कुछ भी पार्लियामेंट में कह दिया है या किसी भी तरीके से कि अपने कंसेंट के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से जो भी वोट दे दिया है, उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में ये बताने के लिए लायबल नहीं है कि वो स्पीच उसने क्यों दिया, वो वोट उसने क्यों दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिस है। एक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में ये प्रिविलेजेस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। तो वो विदाउट फियर, विदाउट फेवर वो अपनी बात कह सकें, अपना वोट कास्ट कर सकें। इसलिए ये प्रिविलेजेस बहुत ज़रूरी हैं टू प्रोटेक्ट द पार्लियामेंटेरियन, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने बताया द कोर ऑफ फंक्शन ऑफ ए डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन, दिस इज द कोर नेसेसरी टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, तो उसमें यही होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो ओपोजिशन है या जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ये क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बहुत ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट देम बिफोर एंड आफ्टर ए स्पीच और वोट। क्रिटिक इन पार्लियामेंट एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से अपने जजमेंट की रीज़न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटेलिंग शुरू की कि किस तरह से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की हिस्ट्री क्या रही है, ब्रिटेन में क्या था, हमारे यहाँ क्या है, तो किस तरह से ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमारे पर्टिकुलर मेंबर्स के लिए और हाउस एज ए कलेक्टिव एंटिटी के लिए इतनी ज़रूरी है। देन द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दीज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बिकॉज 105 में ही अगर आप आगे देखेंगे तो हमारी जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, वही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स को ब्रिटेन के अंदर हैं। तो एग्जैक्ट वर्डिंग 105 की ये है और अभी तक इसके ऊपर कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बना है कि जिसमें आप लिस्ट देख सकेंगे कितनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और क्या क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमारे मेंबर्स को हैं। सो until and unless the parliament makes any law, it is the courts to decide what type of parliamentary privileges should be there with the members of the parliament. And if the parliament makes any law, let's say फ्यूचर में कोई लॉ बनता है तो वो लॉ भी कुछ कंडीशंस हैं उनके बेसिस पर ही बन सकता है, जैसे सब्जेक्ट टू द पार्ट 3 एज यू ऑल नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन। हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। तो जो ब्रिटेन के मेंबर्स को जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती हैं उनका इतिहास अलग है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारी जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ किसी भी ऑर्गन को अगर पावर मिलती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नमेंट है वहाँ ये तरीका है कि द पार्लियामेंट इज सोवरेन, बट इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन। सो वेन एवर एनी लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट मेक्स लॉ, इट शुड कॉन्फॉर्म टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट 3 का जो सब्जेक्शन है वो लगता है इसके ऊपर, उसके बाद पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैन नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Then the court said the parliament of the state legislature is not the sole judge of what privileges it enjoys. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल को किसी भी चीज़ को आप कह दोगे कि हमारी प्रिविलेजेस है तो ये नहीं हो सकता है। दिस मे हैपन इन ब्रिटेन बिकॉज पार्लियामेंट इज सोवरेन, बट इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी आप कह लीजिए। तो यहाँ ये देखना होगा
कि क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आप एंजॉय करते हो, तो इस चीज़ को हम किस पैमाने पे नापेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट ना करता हो, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करता हो। तो कंटेंट ऑफ आर्टिकल 194(3) मस्ट अल्टीमेटली बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट्स एंड नॉट बाय द लेजिस्लेचर। आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बना सकते हैं, बट 194 के अंदर जो कंटेंट है उसको इंटरप्रेट करने की पावर किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ आप एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो है उसका स्फेयर अलग है काम करने का, जुडिशरी का स्फेयर अलग है, दे शुड नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स स्फेयर, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड टू प्रोटेक्ट द प्रोविजंस और protect part 3 of the constitution from any law which is not in conformity with the part 3, the judiciary can scrutinize or there can be a judicial review of that particular law. then comes the parliamentary privileges as the right of the house. तो मैंने बताया आपको टू फोल्ड टेस्ट। उसमें पहला टेस्ट क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एज द कलेक्टिव राइट ऑफ द हाउस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ कलेक्टिव जो प्रिविलेजेस हैं वो होती हैं और कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती हैं। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि अपना प्रोसीजर बना सकते हैं, 118 आर्टिकल जो है उसके अंदर बता रखा है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस एंड टू एक्सपेल द मेंबर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। पार्लियामेंट के पास बहुत सारा काम है, इट रिप्रेजेंट्स द कंट्री, इसे कहते हैं कि सबसे बड़ी पंचायत है देश की। तो यहाँ के मेंबर्स की सेंटिटी, डिग्निटी ये मेंटेन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके पास कुछ प्रिविलेजेस हों। ये कोर्ट ने माना है और ये कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा दैट प्रिविलेजेस ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर, जो इंडिविजुअल मेंबर को प्रिविलेजेस हैं, जैसे आप सुनते हैं कि उनको अरेस्ट करने से पहले स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में उसकी परमिशन के बिना, स्पीकर की परमिशन के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको 40 दिन सेशन से पहले और 40 दिन बाद तक उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट हो सकती। तो ये कुछ जो प्रिविलेजेस हैं और जो एक्सप्लिसिट दी गई हैं 105 के अंदर, जैसे स्पीच का, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड टू वोट, ये क्या है? इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं ये किस लिए हैं? टू प्रोटेक्ट द कलेक्टिव डिग्निटी ऑफ द हाउस। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एज ए कलेक्टिव राइट ऑफ द हाउस है, ये किसी एक इंडिविजुअल का राइट नहीं है। टू फंक्शन ओनली एक्सटेंड इन सो फार एज इट एड्स द हाउस। तो इंडिविजुअल मेंबर की भी कोई प्रिविलेजेस है तो वो भी किस लिए है? टू एड द हाउस, टू फंक्शन एंड विदाउट विच द हाउस में नॉट बी एबल टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस कलेक्टिवली। तो इट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल जाके डाइस के ऊपर चढ़ जाए, मारपीट करे, प्रॉपर्टी को डैमेज करे, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रिविलेजेस हैं, आई हैव द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 105। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि जो भी इंडिविजुअल कहता है कि ये मेरी प्रिविलेजेस हैं तो वो किस लिए है? सो दैट द हाउस कैन फंक्शन एज एन कलेक्टिव एंटिटी। देन सेकेंड टेस्ट, नेसेसिटी टेस्ट टू क्लेम एंड एक्सरसाइज ए प्रिविलेजेस। तो जब भी आप कहेंगे कि ये मेरी प्रिविलेज है तो ये देखा जाएगा कि क्या ये नेसेसरी है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर हु इज क्लेमिंग दैट पर्टिकुलर प्रिविलेज to work as a parliamentarian, to function as a member of parliament independently without any fear. So to give any privilege unconnected to the function, तो ऐसी कोई भी privilege जो कि function से जुड़ी ना हो, पार्लियामेंट के function से, then it is to create a citizen, class of citizen। तो इसका मतलब आप ऐसी एक privilege class बना रहे हो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है, that enjoys unchecked exemption from the ordinary application of the law। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्लियरली कहना चाहता है तो ऑर्डिनरी सिटीजन के सेम फुटिंग पे हैं मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज फार एज दे आर ऑर्डिनरी सिटीजन्स, बट वेन एवर दे आर एक्टिंग एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे हैव सम प्रिविलेजेस, बट दैट प्रिविलेज हैज़ टू बी चेक्ड ऑन दिस नेसेसिटी टेस्ट। द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर स्क्रूटनाइजिंग द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इज वेदर द सेम वॉज नेसेसरी टू सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो इसको आप जोड़ के देखो, अभी जो केस चल रहा है ब्राइब वाला, तो क्या ये ज़रूरी है कि ब्राइब लेने के बाद भी इनको प्रोटेक्ट किया जाए? क्या उनके एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू फंक्शन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये ज़रूरी है कि उनको तब भी प्रोटेक्ट किया जाए कि वो ब्राइब ले लें तो भी? तो ये दो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आप प्रिविलेज को क्लेम करेंगे कि ये मेरी प्रिविलेज है तो इन दो टेस्ट के ऊपर हम चेक करेंगे। देन कम्स द ब्राइबरी। Then Supreme Court said the bribery is not protected by parliamentary privileges. So this was the judgment कि bribery जो है it is not protected by the parliamentary privileges. Bribery is not inverted comma in respect of anything। ये जो आपके 105 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि
In respect of anything said or any vote given, a particular member is not liable to be prosecuted in any court. But this bribery is not in respect of anything said or vote given. पीवी नरसिम्हा राव के केस को याद करो, उसमें क्या था कि जब भी आपने वोट किया है तो उस वोट के कॉन्सिक्वेंस से होने वाले किसी भी काम के लिए आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। तो पीवी नरसिम्हा राव के अंदर इसका लिटरल सेंस लिया गया, लिटरल मीनिंग लिया गया कि ब्राइबरी भी एनी हाउ कनेक्टेड टू द वोट गिवन। अगर आपने वोट कर दिया है तो ब्राइब ली हो ना ली उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके वोट करने के अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्राइबरी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज सेड एंड एनी वोट गिवन इन द पार्लियामेंट। तो ये एक अलग एक्ट है, दिस इज एक्ट नंबर 1 एंड दिस इज एक्ट नंबर 2, सो दे मस्ट बी सीन डिफरेंट ऑन द डिफरेंट फुटिंग। ब्राइबरी लेना अलग बात है और वोटिंग करना टोटली डिफरेंट बात है। पीवी नरसिम्हा राव में इन दोनों बातों को एक ही समझ के प्रोटेक्शन दिया गया था। फिर कोर्ट ने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज द प्रोबेटी इन पब्लिक लाइफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है, उसके अंदर आपके कुछ एथिक्स और मोरल्स की बात की गई है। और जो पब्लिक लाइफ में जब भी एज एन इफ़ यू फंक्शन एज ए पर्टिकुलर मेंबर और ए कैंडिडेट और ए पर्सन और सिटीजन इफ फंक्शनिंग एज ए पब्लिक फंक्शनरी, तो उनके प्रोबिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है कि उनके अंदर कुछ एथिक्स होने चाहिए। एंड ब्राइबरी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। कोर्ट एंड हाउस एक्सरसाइज पैरेलल जुरिस्डिक्शन ओवर एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही कि जब भी कोई पर्टिकुलर मेंबर ब्राइब लेता है वोट करने के लिए या स्पीच देने के लिए, तो उस समय दो तरह के एक्शन उनके ऊपर हो सकते हैं। पहला एक्शन हाउस अपनी प्रिविलेजेस के नाम पे लेगा, हो सकता है उन्हें एक्सपेल कर दे, सस्पेंड कर दे, तो ये एक्शन है हाउस का। बट कोर्ट आर इक्वली कैपेबल ऑफ प्रोसिक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ एन क्रिमिनल ऑफेंस। तो यहाँ हाउस ये नहीं कह सकता कि हमने इसे एक्सपेल कर दिया और ये हमारा मामला है कि हम इसे क्या सज़ा दें, ना, यहाँ क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, उसकी सज़ा अलग कोर्ट देगा। तो इनका जुरिस्डिक्शन बिल्कुल अलग है। डिलीवरी ऑफ रिजल्ट इज इररिलेवेंट टू द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। ए ने बी से बोला कि आप मेरे लिए वोट करो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो जब ये बात हुई तो इसी समय एक्ट ऑफ ब्राइबरी इज कंप्लीट। चाहे ये बी अब इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वोट करे या वोट ना करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ आइदर इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस, ये एक्ट ऑफ ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इट इज़ कंप्लीट। तो जब भी कोई मेंबर ब्राइब की बात करता है, एग्री करता है या ले लेता है, तो उसके बाद वो चाहे उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की अकॉर्डिंग वोट करे ना करे, दीज थिंग्स आर डिफरेंट। डिलीवरी ऑफ रिजल्ट मतलब रिजल्ट का मतलब उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वोट किया नहीं किया, इट इज़ इररिलेवेंट टू द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, इट इज़ इररिलेवेंट। तो यहाँ आपको देखने में लग रहा होगा कि पीवी नरसिम्हा राव में जो बात कही थी वो यहाँ कहीं ना कहीं खारिज की जा रही है, ओवररूल की जा रही है। नेक्स्ट अब जो लास्ट क्वेश्चन रहता सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि जब ये सीता सोरेन का मामला सामने आता है तो ये बात थी, आपको ध्यान होगा, राज्यसभा के सीट के इलेक्शन के लिए। और राज्यसभा के सीट के इलेक्शन में एमएलएज वोट करते हैं। तो सीता सोरेन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गई तो सरकार ने ये कहा कि दिस पर्टिकुलर मैटर इज़ नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 194। एज यू ऑल नो 105 के अंदर पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस हैं और 194 के अंदर मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वैसी की वैसी ही प्रिविलेजेस हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि ये प्रिविलेजेस उन सब प्रोसीजर के लिए हैं, प्रोसीडिंग के लिए हैं जो कि हाउस के अंदर होती हैं, इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस एंड ड्यूरिंग सेशन ऑफ द हाउस, ड्यूरिंग सेशन ऑफ द हाउस। और जो ये राज्यसभा की वोटिंग होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हाउस सेशन में तब हो, राज्यसभा की सीट तो कभी भी खाली हो सकती है। तो राज्यसभा की सीट के लिए जो वोटिंग होती है, दिस वोटिंग पर्टिकुलर वोटिंग, दिस एक्ट ऑफ वोटिंग इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 194। तो ये केस ही नहीं बनता है, ये मुद्दा ही नहीं है पीवी नरसिम्हा राव का, या इनको इस बात का मतलब इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए कि मुझे 194 का प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज राज्यसभा का इलेक्शन इज टोटली डिफरेंट एक्ट देन एक्ट विच इज कंडक्टेड विद इन द हाउस व्हेन द हाउस इज इन सेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इलेक्शन टू द राज्यसभा आर विद इन द रिमिट ऑफ आर्टिकल 194 और इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, सो इन सब को ये सारी प्रोटेक्शन है 105 और 194 की।
बट प्रोटेक्शन कितनी है ये हमने पहले बता दिया कि ब्राइबरी उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये मामला भी यहाँ क्लियर हो गया। तो हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाए दैट इलेक्शन टू राज्यसभा विद इन द रेमिट ऑफ आर्टिकल 194, और प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जो एमपीज होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, सो उनको भी 105 की जो प्रिविलेजेस हैं वो मिलती हैं। बिकॉज इसके साथ में एक और चीज़ बताएगी कि जब आप पार्लियामेंट में एंटर होते हो, इट मीन्स जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा दिए, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया कि ये कैंडिडेट्स हैं, ये विनर हैं, उस दिन से ही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपको मिलना चालू हो जाती हैं। बट आप हाउस के अंदर वोट तब कर सकते हो जब आप ओथ ले लो। ओथ सेरेमनी होने से पहले अगर वोट देंगे तो वो मान्य नहीं होगा, बट ओथ लेने से पहले ही आपकी प्रिविलेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। इट मीन्स वेन एवर यू बिकम ए मेंबर, वेन एवर यू विन्स एज एन मेंबर, तो आपकी जो 105 और 194 का जो प्रोटेक्शन है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस। फाइनली हम देख लेते हैं कंक्लूजन क्या था इसका पूरा। तो कंक्लूजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही। इट ओवर रूल्ड द जजमेंट इन द पीवी नरसिम्हा राव केस। तो इन्होंने जो मेजोरिटी जजमेंट था 5:2, जो 5 मेंबर थे इसमें 3:2 का था, इसमें मेजोरिटी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। इसमें डिस्टिंक्शन को ख़त्म कर दिया कि किसी ने ब्राइब ली उसके अकॉर्डिंग अगर वोट किया तो वो बचा लिया जाएगा, किसी ने ब्राइब ली उसके अकॉर्डिंग वोट नहीं किया तो उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये पूरा मामला ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया इसको। द क्लेम टू इम्यूनिटी इन दिस केस फेल्स टू फुलफिल द टू फोल्ड टेस्ट। इसमें टू फोल्ड टेस्ट जो है बताया मैंने अभी आपको, नेसेसिटी, वो फेल हो गया है यहाँ पे। वेदर ए क्लेम टू प्रिविलेजेस इन ए पर्टिकुलर केस कन्फर्म टू द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एमेनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। तो जब भी आप प्रिविलेज की बात करेंगे, जब भी ऐसा होगा कि प्रिविलेज है कि नहीं है, तो उस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये अलग बात है। द मेंबर एंगेजिंग इन ब्राइबरी कमिट्स ए क्राइम दैट इज नॉट असेंशियल टू द कास्टिंग ऑफ वोट। ब्राइबरी आपने ली, आपने एग्री किया, दैट इज ए डिफरेंट क्राइम एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू द कास्टिंग ऑफ द वोट और एबिलिटी टू डिसाइड ऑन हाउ वोट शुड बी कास्ट। सो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज कंप्लीट एट द पॉइंट इन टाइम व्हेन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट द ब्राइब। तो जो ऑफेंस है वो तो आपको पहले ही कंप्लीट हो गया, आपने बाद में वोट किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। देन द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू ब्राइबरी इन कनेक्शन विद द स्पीच इन द हाउस। और जो वोटिंग की जो ब्राइबरी की बात चल रही है, अगर आपने स्पीच के लिए भी ब्राइबरी ली तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई इन दैट केस टू। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड द हाउस टू प्रोसिक्यूट फॉल्स इन डिफरेंट स्पेयर्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब भी ऐसा केस होगा ब्राइबरी का, तो उसके अंदर ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी है या लेजिस्लेचर है, ये दोनों ही अपने स्फेयर के अंदर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, मेंस के ऊपर भी पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है कि प्रिविलेजेस के ऊपर अभी तक कोई लॉ क्यों नहीं बना है। सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय।